हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी द्वारा आयोजित कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2021 का जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस सेकंड का। आप देख सकते हैं ये पेपर जो है इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम जो मार्क्स होता है वो 75 होता है। ठीक है, और समय जो मिलता है वो 3 घंटे का मिलता है। ये पॉलिटिकल साइंस सेकंड का आपके सामने कॉलेज लेक्चरर का पेपर है। तो इसमें जो निर्देश है वो आप पढ़ सकते हैं, आपके सामने है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है। क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने बल दिया कि शासक वर्ग का प्रभुत्व केवल खुले अवपीड़न की बजाय वैचारिक जोड़ तोड़ से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है एंटोनियो ग्राम्सी। निम्नांकित विचारकों में से कौन जीव जगत की औपनिवेशिक अवधारणा से संबंधित है? उत्तर है इसका हेबरमास। अगला है, वेदता के संकट की प्रकृति के बारे में हेबरमास के प्रस्तावित स्पष्टीकरण है। इसका उत्तर है 2 नंबर का, केवल फर्स्ट और सेकंड, यानी व्यवस्थित सीमाएं और संवैधानिक सार्वभौमिक मूल्य प्रणालियों के माध्यम से अधिभार। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है इसका फ्रांज फैनन। निम्नांकित विचारकों में से कौन यह मानता है कि पारंपरिक मूल्यों और पद सोपानों की गिरावट उन कारकों में से एक थी जिन्होंने नाजीवाद और स्टालिनवाद के प्रादुर्भाव का प्रतिपादन किया? उत्तर होगा हन्ना आरेंट। फिर है, हन्ना आरेंट ने मानवीय गतिविधि संबंधी विचार से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा जो है वो सही है? तो पहला जो है वो सही है, यानी केवल एक, यानी पहला नंबर का। व्यवहारिक गतिविधि 3 व्यापक रूपों में एक पदानुक्रम में आती है, श्रम, कार्य और क्रिया। निम्नांकित में कौन दक्षता और समानता के बीच समंजन को स्वीकार नहीं करता है या नहीं करती है? इसका उत्तर है जॉन रॉल्स। निम्नांकित में कौन आपसी सहयोग और पारस्परिकता के आधार पर एक सहकारी उद्यम के रूप में समाज के विचार को नकारता है? उत्तर है रॉबर्ट नोजिक। निम्नांकित में कौन से सिद्धांत नोजिक के हकदारी के सिद्धांत के भाग हैं? हकदारी के सिद्धांत के भाग है। उत्तर होगा 2 नंबर का, पहला, तीसरा और चौथा, यानी स्थानांतरण का सिद्धांत, न्यायपूर्ण शुरुआती अधिग्रहण का सिद्धांत और अन्याय परिरोधन का सिद्धांत। निम्नांकित में कौन सी पुस्तक माइकल वॉलजर द्वारा नहीं लिखी गई है? उत्तर है 3 नंबर का, आफ्टर वर्च्यू। ये नहीं लिखी गई है, बाकी तीनों पुस्तक आप देख सकते हैं लिखी गई है। निम्नांकित में कौन ये दावा करता है या करती है कि 3 तरह के राजनीतिक सिद्धांत है? व्याख्यात्मक, निर्वचनात्मक, मानकीय और चिंतन मूलक। इसका उत्तर होगा राजीव भार्गव। फिर है, आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड द्वारा वर्णित निम्नांकित में कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका उत्तर होगा 4 नंबर का, मूल्यवादी सेबाइन। ये सही नहीं है, बाकी जो है आपके सामने तीनों सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या कौन से विद्वान राजनीतिक सिद्धांत के पाठवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं या करता है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, केवल फर्स्ट और सेकंड, यानी एंड्रयू हेंकर और दूसरा है जॉन फ्लेमेंटाज। ठीक है, ये 2 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक समय के संकट के निवारण के लिए शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की पुष्टि करता है? उत्तर होगा लियो स्ट्रास। डेविड स्टर्न निम्न में से किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोजकता का उल्लेख करते हैं? उत्तर होगा जेम्स ब्राइस। निम्न में से किसने चार्ल्स मेरियम को राजनीति के लिए मनोविज्ञान के महत्व को समझने वाले राजनीतिक वैज्ञानिकों में प्रथम माना है? ग्राहम वालेस। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो 1 नंबर का होगा, यानी केवल पहला कथन है वो सही है। पहला कथन ये सही है, अनुभववादी सिद्धांतवादी और परा अनुभववादी सिद्धांतवादी के रूप में राजनीतिक वैज्ञानिकों की 2 श्रेणियों को रॉबर्ट डेल द्वारा वर्णित किया गया है। फिर है, व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में शामिल है, कौन कौन से शामिल है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी नियमितताएं भी शामिल है, व्यवस्थापन भी शामिल है और शुद्ध विज्ञान भी शामिल है, विनियोजन शामिल नहीं है। फिर है, उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नारा या नारे हैं? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का, केवल पहला सही है, यानी असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा अस्पष्ट होना श्रेयस्कर है। फिर निम्न में से किसका संबंध उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति से है? इसका उत्तर होगा दोस्तों 4 नंबर का, 1, 2 और 3, यानी तीनों ही है। यानी सारतत्व तकनीक से पहले आना चाहिए, क्रियाशीलता के उत्तरदायित्वों का वहन करना और व्यवसायों का राजनीतिकरण, तीनों सही हैं। फिर राजनीति में व्यवहार संबंधी अनुनय का संबंध इस बात से है कि व्यक्ति राजनीतिक रूप से क्या करता है और उसके व्यवहार से क्या तात्पर्य है। ये कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, हींज हुलाऊ। फिर हमारे लिए यह एक
निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही न रह जाए। ये कथन किसका है? ये कथन है रॉबर्ट डहेल का। अपनी पुस्तक ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस में डेविड स्टर्न राजनीतिक जीवन को मानता है। क्या मानता है? उत्तर होगा 3 नंबर का, व्यवहार की व्यवस्था। डेविड स्टर्न समूहों और संगठनों की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को संदर्भित करता है पैरा पॉलिटिकल व्यवस्थाओं के रूप में। फिर है एक राजनीतिक व्यवस्था में मांगों के अधिभार का कारण है। उत्तर होगा 3 नंबर का, फर्स्ट सेकंड दोनों सही हैं, यानी मांगों की संख्या बढ़ जाती है और मांगों की संख्या कम होते हुए भी उनका दबाव बढ़ जाता है। फिर है आमंड पावेल के राजनीतिक प्रक्रिया विश्लेषण के रूपांतरण कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका चौथा नंबर का है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी सभी सही है। यानी हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक संचार, नियम निर्माण। निम्न में से कौन सी हित समूहीकरण की शैली नहीं है? हित समूहीकरण की शैली नहीं है। उत्तर होगा अधिशासी, अनधिकाधिक, प्रतिद्वंदात्मक। फिर है निम्नांकित में से आमंड पावेल द्वारा वर्णित कौन सी राजनीतिक व्यवस्था संरचनात्मक विभेदीकरण और सांस्कृतिक लोकीकरण के स्तर के अनुसार नहीं है, अनुसार सही है? उत्तर होगा इसका 4 नंबर का। 4 नंबर का उत्तर है इसका, देख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी आदिम व्यवस्थाएं आवर्तक राजनीतिक संरचनाएं और परंपरागत व्यवस्थाएं विभेदीकृत शासकीय राजनीतिक व्यवस्थाएं और आधुनिक व्यवस्थाएं विभेदीकृत राजनीतिक आधारित संरचनाएं। फिर है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है इसका मनकर ओल्सर। फिर है निम्नांकित में किसने समूह की कल्पना व्यक्तियों के समूह के रूप में नहीं, गतिविधियों के समूह के रूप में की थी? उत्तर होगा इसका आर्थर बेंटले। निम्नलिखित विचारकों में कौन अभिजन शासन को 2 मनोवैज्ञानिक प्रकारों लोमड़ियों और शेरों के साथ जोड़ता है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का, विल्फ्रेड पेरेटो। फिर निम्नांकित में किसने शक्ति अभिजन के अपने अध्ययन में सैन्य उद्योग गठजोड़ के विषय प्रभाव पर ध्यान आकर्षित किया है? उत्तर होगा 2 नंबर का, सी राइट मिल्स। तार्किक चयन सिद्धांत प्रमुख रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्तर होगा 2 नंबर का, वर्जीनिया स्कूल से। निम्नांकित में से कौन प्रतिमान तार्किक चयन सिद्धांत से संबंधित है? इसका उत्तर है 2 नंबर का, पहला, दूसरा और चौथा, यानी एंथोनी डाउन्स का निर्वाचन सिद्धांत, विनियन सिम्प्ट का तर्कमूलक संस्थावाद और थॉमस सेलिंग का निवारण पर कार्य। निम्नांकित में कौन यह तर्क देता है कि राष्ट्र राष्ट्रवाद को नहीं बनाते हैं बल्कि राष्ट्रवाद राष्ट्रों को बनाता है? उत्तर है इसका 1 नंबर का, अर्नेस्ट गेलनर। निम्नांकित में से कौन ये मानता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का विचार पूरी तरह से आधुनिक तर्कसंगत और ऐतिहासिक विचार है? इसका उत्तर है 2 नंबर का, पार्थ चटर्जी। नारीवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही कथन जो है वो कौन सा है? उत्तर होगा पहला, 1 नंबर का सही है, यानी नारीवाद की पहली लहर का प्रमुख मुद्दा पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कानूनी और राजनीतिक अधिकारों की मांग करना था। निम्नांकित में से किस नारीवादी विचारक ने यह विचार दिया कि जो व्यक्तिगत है वह राजनीतिक भी है, उसी प्रकार वह अंतर्राष्ट्रीय भी है? उत्तर होगा 3 नंबर का, सिंथिया एनलोई। फिर है निरपेक्ष और सार्वभौमिक सत्य के विचार को एक अहंकारी ढोंग के रूप में त्याग दिया जाना चाहिए। ये किसका केंद्रीय विषय है? उत्तर होगा इसका 2 नंबर का, उत्तराधुनिकतावाद का। निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत उत्तराधुनिक विश्लेषण का रूप है? उत्तर होगा इसका 1 नंबर का, क्वीर थ्योरी। फिर अगला है निम्नांकित में कौन संस्थावादी दृष्टिकोण के अग्रणी थे? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, पहला, दूसरा और चौथा, यानी जेम्स ब्राइस। फिर है आपके सामने एवी डायसी और कार्ल जे फ्रेडरिक। फिर है नव संस्थावाद के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही उत्तर कौन सा है इसका? पहले नंबर का है, यानी केवल एक सही है, यानी मानपरक संस्थावाद जेम्स मार्च और जोहान पी ओल्सेन के साथ जुड़ा हुआ है। ये कथन और कारण है। तो आप देखिए इसका उत्तर सही क्या है, आप पढ़ सकते हैं इसको रोक करके आराम से, ठीक है ना। तो इसका उत्तर है 3 नंबर का, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, आप पढ़ लेना इसको। फिर निम्नांकित में से किसका संबंध डेनियल एलाजार की राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा से है? उत्तर होगा इसका 3 नंबर का, तीसरा, चौथा और दूसरा। तीसरा यानी व्यक्तिवादी और चौथा यानी परंपरावादी और दूसरा यानी नैतिकतावादी। फिर है निम्नांकित में फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार राजनीतिक विकास के कौन से 3 घटक हैं?
तो उत्तर है इसका 1 नंबर का राज्य विधि का शासन उत्तरदायित्व है। निम्नलिखित में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों का अनुरक्षण और परिवर्तन किया जाता है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का राजनीतिक समाजीकरण। फिर हमें राज्य की बदलती भूमिका को समझने के लिए राज्यों के बीच अंतर करने की जरूरत है। ये कथन किसका है? ये कथन है माइकल मान का। फिर निम्नलिखित में से कौन ये तर्क देता है कि पूंजीवादी राज्य का उपयोग समाज में वर्चस्व के साधन के रूप में करते हैं? उत्तर है राल्फ मिलीबैंड। अगला है निम्नलिखित में किसने राज्य का वैकल्पिक नव बहुलवादी विचार दिया था? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, यानी केवल पहला और दूसरा, यानी जेके गेलब्रेथ, और दूसरा है चार्ल्स लिंडब्लोम। फिर है ऐसा राज्य जो आमतौर पर निष्पक्षता, समानता और सामाजिक न्याय जैसे सिद्धांतों के अनुसार व्यापक सामाजिक पुनर्गठन के बारे में विचार करने के लिए हस्तक्षेप करता है, क्या कहलाता है? उत्तर होगा सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य। एक विकासवादी राज्य वह है जो खालिस्तान को बढ़ावा देने के विशेष उद्देश्य के साथ आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करता है। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का औद्योगिक वृद्धि और आर्थिक विकास। निम्नलिखित राज्य के वर्गीकरण में कौन सा विकासशील समाजों से संबंधित नहीं है? उत्तर होगा इसका 3 नंबर का वेबेरियन राज्य। फिर है निम्नलिखित में किसने लोक चयन सिद्धांत के आधार पर नौकरशाही का अध्ययन किया? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का विलियम निस्कानेन। अगला है नौकरशाही के कार्य हैं, उत्तर है इसका 4 नंबर का 1, 2, 3 और 4 यानी सभी है, यानी प्रशासन को अंजाम देना, नीति संबंधी सलाह देना, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना, हितों का स्पष्टीकरण और समूहीकरण करना। निम्न में से किसे नीति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो नीति विज्ञान का जनक हेराल्ड लॉसवेल को माना जाता है। हर्बर्ट साइमन के बाध्य तार्किकता उपागम के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किस नीति उपागम को माना जाता है? उत्तर होगा 2 नंबर का चार्ल्स लिंडब्लोम का इंक्रीमेंटलिज्म प्रतिमान। फिर निम्नलिखित में से किस समूह को सुशासन के मूल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? उत्तर होगा इसका 4 नंबर का निष्पक्षता, सहभागी, उत्तरदायित्व है। निम्नलिखित में से कौन ये दावा करता है या करती है कि आधुनिक समाज में बुनियादी राजनीतिक विरोधाभास नागरिक के रूप में आदमी और निजी व्यक्ति के रूप में आदमी के बीच में है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का कार्ल मार्क्स। फिर विकास वह है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता के बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। ये कौन सा विकास है? उत्तर होगा 2 का सतत विकास। प्रेविस थीसिस का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा विकास के सिद्धांत से। निम्नलिखित में कौन समुदाय आधारित सतत विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है या जानी जाती है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का एलिनार ऑस्ट्रॉम। फिर अल्प विकास का आंद्रे गुंडर फ्रेंक का सिद्धांत किस पर आधारित है? उत्तर होगा इसका 2 नंबर का महानगर उपग्रह सिद्धांत पर। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक वैश्वीकरण का समर्थक है? उत्तर होगा 3 नंबर का समीर अमीन। वार्षिकगठन सहमति किसके पक्ष में थी? कर सुधार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका दोबारा देखो, वार्षिकगठन सहमति किसके पक्ष में है? तो इसका उत्तर 2 नंबर का है, यानी पहला, दूसरा और चौथा, यानी राजकोषीय अनुशासन, कर सुधार और मुक्त व्यापार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक क्रांति के अध्ययन के लिए संरचनात्मक उपागम अपनाया? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का थेडा स्कोकपाल। फिर है जहां शक्ति है वहां प्रतिरोध है, और फिर भी यह परिणाम स्वरूप ये प्रतिरोध शक्ति के संबंध में कभी भी बाहरीपन की स्थिति में नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है मिशेल फूको का। फिर है सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्रीकरण के 3 लहरों में भारत किस लहर में शामिल है? उत्तर होगा तीसरी संक्षिप्त लहर। निम्नांक लोकतांत्रिकरण के वैश्विक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर का, पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में लोकतंत्रीकरण की वृद्धि भिन्न भिन्न है, और लोकतंत्रीकरण गरीब और अमीर देशों के लिए और भिन्न सांस्कृतिक व्यवस्था वाले देशों के लिए भी अलग अलग है। नवीन सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कथन कौन सा है? इसका 3 नंबर का है, पहला और दूसरा, यानी शांति आंदोलन, मानवाधिकार आंदोलन, महिला आंदोलन को नवीन सामाजिक आंदोलन में शामिल किया जा सकता है। फिर इन आंदोलनों को पुराने श्रमिक आंदोलनों को से अलग करने के लिए नवीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नवीन सामाजिक आंदोलन की अभिवृत्ति नहीं है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का उपभोगवाद। फिर ये अलग अलग सूचियां हैं, इनको सुमेलित करके बताना आपको सही उत्तर कौन सा है। तो सूची फर्स्ट में है क्षेत्र और सूची सेकंड में है संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी दादर और नागर हवेली जो है इसका संबंध है
10वें संविधान संशोधन से। गोवा, दमन और दीव, इसका संबंध है 12वें संविधान संशोधन से। कारिकल, माहे और यनम, इसका संबंध है 14वां संविधान संशोधन से। और सिक्किम, इसका संबंध है 35वें संविधान संशोधन से। भारत के संविधान के प्रवर्तन के समय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और क्षेत्रों के कितने भाग उल्लेखित थे? राज्य और क्षेत्रों के कितने भाग थे? उत्तर होगा इसका 4 भाग। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित करना चाहते थे? उत्तर है 3 भागों में। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने सिफारिश की थी कि वित्त आयोग को अपने स्वयं के सचिवालय के साथ एक स्थायी निकाय होना चाहिए? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का राजमन्नार समिति। निम्न में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि विवाद उत्पन्न होने की तिथि से किसी भी अंतर्राज्यीय जल विवाद की मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए 3 साल की समय सीमा निर्धारित की जा सकती है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृजातीय आंदोलन नहीं है? इसका उत्तर होगा तेलंगाना आंदोलन। फिर है द नाडार्स ऑफ तमिलनाडु, द पॉलिटिकल कल्चरल ऑफ ए कम्युनिटी इन चेंज, एक अध्ययन है। किसका अध्ययन है? ये रॉबर्ट एल हार्डग्रेव जूनियर का। निम्नांकित में से किसका यह मानना है कि जातीय संगठन भारत जैसे परंपरागत समाज में आधुनिकता के अभिकर्ता है? उत्तर होगा 1 नंबर का लॉयड और सुसेन रुडोल्फ। फिर है निम्नांकित में किसने कहा कि भारत में वर्ग राजनीति के संभावित कर्ता के रूप में संगठित श्रम को दुर्जय बाधाओं से जूझना चाहिए? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का लॉयड और सुसेन रुडोल्फ। लोकसभा के लिए निर्वाचित महिलाओं की सबसे कम संख्या निम्नांकित में से किस आम निर्वाचन में थी? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का छठे आम चुनाव 1977 में। फिर अगला है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में सही नहीं है? इस प्रकार ये है सामाजिक आंदोलन का प्रकार और ये उनके उदाहरण। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो चौथे नंबर का सही नहीं है, वैकल्पिक सामाजिक आंदोलन, आदिवासी आंदोलन इसका उदाहरण है, ये सही नहीं है। बाकी सही है, पढ़ लो आप इनको। निम्नांकित में से कौन सा आंदोलन भारत में बड़े बांधों के निर्माण और लोगों के विस्थापन के खिलाफ सबसे बड़े संगठित विरोध आंदोलन के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का नर्मदा बचाओ आंदोलन। फिर शीत युद्ध ने कांग्रेस पार्टी को भारत में अपनी प्राधान्य स्थिति में रखने में मदद की है। ये कथन किसका है? ये कथन है लुसियन पाई का। अगला जो है सूची है तो आपको सही जो सुमेलित करके बताना है। पहली सूची जो है इसमें राजनीतिक दल है, दूसरी सूची में उनके चुनाव चिन्ह है। ठीक है, तो सही सुमेलित करके बताना है। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है तीर कमान। तेलंगाना राष्ट्र समिति का प्रतीक चिन्ह है कार। बीजू जनता दल का प्रतीक चिन्ह है शंख और शिरोमणि अकाली दल का प्रतीक चिन्ह तराजू। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी ने एकात्म मानववाद को किस वर्ष अपने दल के मूल दर्शन के रूप में स्वीकार किया था? इसका उत्तर होगा आपके सामने 2 नंबर का 1985 में। निम्नांकित में से कौन सा युग्म राज्यों की राजनीति में प्रभावशाली जातियों के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का वोक्कालिंगा तमिलनाडु। अगला है भारत के विधि आयोग का निम्नांकित में से कौन सा प्रतिवेदन निर्वाचकीय सुधारों या निहिरताओं से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर होगा 4 नंबर का 275वां प्रतिवेदन। फिर दल समूह की वृद्धि जो कि लोक नीति से विशिष्ट परिवर्तनों की वकालत करते हैं एक स्थिर बल के रूप में भी काम कर सकते हैं। भारत में दबाव समूह के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा माइनर विनर का। फिर निम्नांकित में से किसने भारतीय संघवाद को सौहार्दपूर्ण संघ कहा है? इसका उत्तर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सी पुस्तक मॉरिस जोन्स द्वारा नहीं लिखी गई है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का द पॉलिटिकल ऑफ स्कार्सिटी, बाकी लिखी गई, आप पढ़ लो। निम्नांकित में से किसने भारत में बहुलवाद को राज्य वर्चस्ववादी बहुलवाद और उल्टे बहुलवाद के रूप में चिन्हित किया है? उत्तर होगा 3 नंबर का लॉयड रुडोल्फ और सुसेन रुडोल्फ। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन विकासशील समाज अध्ययन पीठ CSDS के संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक थे रजनी कोठारी। फिर है ग्लोबलाइजेशन इंडिया नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का CP भामरी। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? इसका उत्तर होगा 4 नंबर का डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया लिखी गई है, वो आप याद करो, इनको देख लो। निम्नांकित में से किसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? उत्तर होगा 3 नंबर का वृहद राजस्थान। फिर है
राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1959 द्वारा राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले का कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अंतरित कर दिया गया था? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कथन है और कारण है, आपको सही जो है उत्तर बताना है। तो इसका सही जो उत्तर है वो 3 नंबर का है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब कथन और कारण आप पढ़ लो। फिर देखिए, राजस्थान विधानसभा के निम्नलिखित में से किस निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे कम स्थान मिले थे? इसका उत्तर होगा 4 नंबर का 14वां विधानसभा निर्वाचन 2013। राजस्थान में राजनीतिक स्पर्धा प्रतिस्पर्धा संबंधी विभिन्न चरणों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर का। 1 और 2 दोनों सही हैं, आप इन दोनों को पढ़ लो। फिर है मजदूर किसान शक्ति संगठन है। उत्तर देखिए इसका 1 नंबर का गैर दलीय जन संगठन। सुपर पावर यानी महाशक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम फोक्स ने। फिर है बाल्टिक क्षेत्र में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक क्षेत्र में ट्रिस्ट तक यूरोपीय महाद्वीप में एक फौलादी दीवार खड़ी कर दी गई है। यह कथन किसका है? ये कथन है आपके सामने 3 नंबर का विंस्टन चर्चिल का। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध संकट से नहीं है? इसका उत्तर है 3 नंबर का भारत चीन युद्ध 1962। निम्नलिखित में से किस संगठन के घोषणा पत्र के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत सभी गुटों के संदर्भ में गुट निरपेक्षता की नीति को स्वीकृति देना है? उत्तर है इसका 2 नंबर का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकी यूनिटी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शीत युद्ध के अंत से जुड़ा हुआ है? तो इसमें आपको बताना है सही कथन कौन सा है। तो इसका सही कथन है 4 नंबर का। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों ही कारण जुड़े हुए हैं, आप इनको पढ़ लो। फिर शीत युद्धोत्तर युग के लिए नवीन विश्व व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाक्यांश पहली बार किसके द्वारा रखा गया था? उत्तर होगा इसका 3 नंबर का मिखाइल गोर्बाचोव। निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयोजन नहीं है? इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है? उत्तर होगा 3 नंबर का। यह संघ सूची सदस्यों की समान संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। फिर निम्नलिखित में से भारत की ओर से किसने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? उत्तर होगा इसका 3 नंबर का रामास्वामी मुदलियार और वीटी कृष्णाचारी। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना यानी पीस कीपिंग को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के 6 एंड होप चैप्टर के रूप में किसने वर्णित किया है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का डेग हेमरसोल्ड। फिर है यूरोपीय संघ के ध्वज में 12 सोने के रंग के तारे हैं, ये किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर जो है वो है 1 नंबर का यूरोप के लोगों के बीच एकता, एकजुटता और सद्भावना। ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? उत्तर होगा 1 नंबर का केवल पहला सही है। यानी ब्रिक्स शब्द वर्ष 2001 में निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स के एक प्रतिवेदन में गढ़ा गया था। G20 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इनमें से विचार करके आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का, यानी केवल पहला सही है। आप इसको पढ़ लो पहले को। फिर है मेडेलिन के अल्ब्राइट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका है क्या है? उत्तर होगा 1 नंबर का प्रथम, अंतिम और एकमात्र महाशक्ति। निम्नलिखित में किसने तर्क दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संभालने के लिए अन्य राज्यों के अधिकारी के रूप में एक वैश्विक फौजदार के रूप में कार्य करना चाहिए? ये कथन है 2 नंबर का रिचर्ड एन हाउस। फिर परमाणु छाता यानी न्यूक्लियर अम्ब्रेला शब्द का तात्पर्य क्या है? उत्तर होगा इसका 3 नंबर का प्रमुख परमाणु शक्तियों द्वारा गैर परमाणु राज्यों को दी गई संरक्षण की गारंटी। निम्नलिखित में किन देशों ने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं? तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का पहला और दूसरा, यानी उत्तरी कोरिया ने और पाकिस्तान ने। फिर है आतंक के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के भाग के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या कहलाता है? उत्तर होगा 4 नंबर का ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। फिर निम्नलिखित में किन कारणों पर मानवीय हस्तक्षेप उचित है? इसका उत्तर आपको सही करना है 2 नंबर का पहला, तीसरा और चौथा, आप देख लो इनको। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान चीन सहित कुछ एशियाई देशों में वर्तमान निश्चित विनिमय दर और निर्यात नेतृत्व विकास प्रतिमान के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का ब्रेटन वुड्स सेकंड। निम्नलिखित में कौन सी संस्था अपने सदस्यों के मध्य व्यापार संबंधों के संचालन के लिए सामान्य संस्थागत ढांचा प्रदान करने का इरादा रखती है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का विश्व व्यापार संगठन। फिर नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है वो सही है बताना आपको। 3 नंबर का सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, तो आप दोनों कथनों को पढ़ लो। फिर ये कथन और कारण क्या है? ठीक है,
तो इसमें आपको बताना है इसका सही जो कथन उत्तर है वो है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। आप इन दोनों को पढ़ लो। विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और कार्यान्वित करने के लिए ब्यूनस आयर्स की कार्य योजना बापा प्लस 40 निम्न में से किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का उत्तर दक्षिण सहयोग। फिर है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करके सही उत्तर आपको बताना है। तो सूची फर्स्ट पर पर्यावरण पर मुख्य पहल है, अंतर्राष्ट्रीय पहल है और कौन से वर्ष में की गई थी उससे आपको संबंधित करके बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके सामने 124 के क्वेश्चन का सही जो उत्तर होगा वो 3 नंबर का, यानी दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। यानी ए जो है अंटार्कटिक संधि ये किस वर्ष की गई थी? ये 1959 में की गई थी। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है ये 1972 में किया गया था। ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट जो है ये 1987 में सौंपी गई थी और क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये 1997 से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य वर्ष 2020 में बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता यानी BECA हुआ था? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का भारत संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है रूस के साथ भारत का सैन्य अभ्यास इंद्र श्रृंखला शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? उत्तर होगा वर्ष 2023 में। फिर है दिसंबर 2020 तक भारत और यूरोपीय संघ के मध्य अब तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का 15। फिर भारत चीन के बीच सीमा के प्रश्न पर संयुक्त कार्य समूह किस वर्ष स्थापित किया गया था? उत्तर होगा 2 का 1988 में। भूटान और भारत के मध्य 1949 में हस्ताक्षरित मित्रता और सहयोग की संधि को किस वर्ष अद्यतन किया गया था, अपडेट किया गया था? उत्तर होगा 3 नंबर का 2007 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष विराम रेखा से संबंधित कराची समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? उत्तर होगा 2 नंबर का 1949 में। फिर है प्लेटो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही कथन आपको कौन सा लग रहा है? 131 में 3 का है, पहला और दूसरा दोनों सही है। आप इन दोनों को पढ़ लो। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेटो के दर्शन से है? तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का केवल पहला, दूसरा और चौथा। इनको भी पढ़ लो आप। फिर ये कथन और कारण के हैं, ठीक है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो 1 नंबर का होगा ए सत्य किंतु आर असत्य है। दोनों को आप पढ़ लो। ये मॉडल आंसर की आरपीएससी द्वारा जारी की गई थी, उसके आधार पे मैं उत्तर बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है अरस्तु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर जो है वो होगा 3 नंबर का, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। आप दोनों को पढ़ लो। निम्न में से कौन सी डी रिपब्लिका का लेखक है? डी रिपब्लिका पुस्तक के लेखक कौन है? 2 नंबर का है सिसरो। थॉमस एक्विनास अपनी पुस्तक सुमा थियोलॉजिका में राज्य का चित्रण करता है? उत्तर है 3 नंबर का पूर्ण समुदाय के रूप में। निम्नलिखित विचारकों में से किसने कथन कहा है कि शासक को अच्छा बनने के अलावा कुछ सीखना होगा? तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा 2 नंबर का निकोलो मैकियावेली। होब्स ने स्वतंत्रता को लेवियाथन में प्रतिरोध की अनुपस्थिति के रूप में वर्णित किया। प्रतिरोध से उसका तात्पर्य है, उत्तर होगा 2 नंबर का गति की बाहरी बाधाएं। फिर है थॉमस होब्स की निम्नलिखित पुस्तकों में से किसका एक और शीर्षक द मैटर फ्रॉम एंड पावर ऑफ ए कॉमनवेल्थ एक्लेजियास्टिकल एंड सिविल है? उत्तर होगा इसका आपके सामने है 3 नंबर का लेवियाथन। फिर है जॉन लॉक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन कौन सा है इसका? 1 नंबर का है, केवल एक सही है। आप पढ़ लो इसको। फिर है निम्नलिखित में से किन विचारकों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति की संस्था विद्यमान नहीं थी? उत्तर होगा इसका 2 नंबर का, केवल पहला और दूसरा विकल्प सही है। आप दोनों को देख लो। फिर है निम्नलिखित विचारकों में से किसने स्वतंत्रता को एक सामूहिक उद्यम के रूप में माना है? उत्तर होगा इसका 2 नंबर का जे रूसो। फिर जर्मी बेंथम ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा को मिशेल फुको ने बुर्जुआ राज्य की दंड व्यवस्था का उच्चतम रूप बताया है? इसका उत्तर होगा पेनोप्टिकन। फिर निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि मतदान एक जनास्था है जो मानता है कि आंखों और आलोचना के सामने होना चाहिए? उत्तर होगा 2 नंबर का जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जॉन स्टुअर्ट मिल को तर्कवाद का संत कहता है? तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का विलियम ग्लेडस्टोन। अगला क्वेश्चन है हिगल के अनुसार निम्नलिखित में से क्या राज्य से संबंधित है? उत्तर होगा 3 नंबर का सार्वभौमिक परोपकारिता। फिर निम्नलिखित में से कौन नागरिक समाज को जरूरतों की व्यवस्था मानता है? उत्तर होगा 4 नंबर का हिगल।
अगला क्वेश्चन है, टीएच ग्रीन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है इनमें आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर का, केवल सेकंड सही है, आप पढ़ लो इसको। कार्ल मार्क्स ने नौकरशाही और शक्तिशाली राज्य की भर्त्सना करते हुए निम्नलिखित में से किस रचना में सर्वहारा से इसे नष्ट करने को कहा है। इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, एंथिंट ब्रूमियर ऑफ लुई बोनापार्ट। और लास्ट क्वेश्चन है, ग्रामसी के नागरिक समाज और राजनीतिक समाज से संबंधित निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का, नागरिक समाज सहमति उपलब्ध कराता है और राजनीतिक समाज बल प्रयोग को संगठित करता है। तो ये दोस्तों कॉलेज लेक्चरर की जो एग्जाम 29/9/2021 को आयोजित की गई थी पॉलिटिकल साइंस सेकंड की, उसका सॉलिड पेपर, ये उत्तर मैंने आरपीएससी द्वारा जारी की गई मॉडल आंसर की, फाइनल आंसर की के आधार पर बताए हैं। हमारा वीडियो जो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।